बात करने वाले हैं BQ चार्जिंग आईसी के बारे में। ये हमारे मदरबोर्ड में बहुत सारे ऐसे हैंडसेट हैं जिन पे लेग वाली आईसी लगी होती है। लेग होते हैं, इसमें 24 लेग होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये आपके सामने है, तो ये आपकी BQ चार्जिंग आईसी है। अब इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, अलग अलग आते हैं, लेकिन लगभग लगभग इस आईसी के जो अलग जो नंबर होते हैं उनकी वर्किंग थोड़ी-सी सेम होती है। एक वाली दूसरे पे लग जाती है, दूसरी वाली दूसरे पे लग जाती है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, उस पे सेम नंबर लगाना पड़ेगा। जैसे 25601 है, ये अलग लगेगी आपकी। 25890H है, ये अलग लगेगी। लेकिन जो ये 1112 जैसे SGM 41511 या 522, वो सॉरी 512 या 513, ये नंबर जो है लगभग लगभग हमारे एक दूसरे में यूज किए जा सकते हैं। अब जो चार्जिंग आईसी होती है उसके बगल में एक कॉइल लगी होती है। ये इसको वीपीएच कॉइल भी बोल सकते हैं आप। वैसे तो यहाँ पे बक सर्किट का यूज किया जाता है, तो बक और बूस्ट सर्किट हम पावर सेक्शन में समझ लेंगे। अभी यहाँ पे नॉर्मली आप इसको वीपीएस कॉइल बोल के चलते हैं, इसको तो समझ में आ जाएगा कि अगर वीपीएस कॉइल बोला जा रहा है तो वो चार्जिंग के पास वाली कॉइल को बताया जा रहा है। ठीक है। तो अभी आज हमने दो हैंडसेट ले लिए हैं, एक रेडमी का 9A है और हमारा जो है सैमसंग का A13 है। इन दोनों हैंडसेट में मैं थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखाऊंगा कि किस टाइप से, किस तरीके से हमारी चार्जिंग वहाँ पे चलती है और BQ किस तरीके से अपना रोल वहाँ पे निभाती है। तो इन चीज़ों को समझना है और वन बाय वन जितनी लाइन है, एक एक लाइन का मतलब समझाना है। और दूसरा, कोशिश यही थी कि प्रैक्टिकल करके और टेस्ट करके दिखा दूं, लेकिन वो सेटअप काम नहीं कर रहा, तो उस पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइव में चलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट करके हर एक चीज़ अलग अलग दिखाता, लेकिन देखता हूँ अगर हो पाता है तो। आज नहीं, कल मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं कि जैसे ही जब चार्जर आप इन करते हो, तो कल तक जो अभी हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था ओवीपी सेक्शन। तो जो हमारा ओवर वोल्टेज सर्किट होता है, काम कर रहा है पेन। जो हमारा ओवर वोल्टेज आईसी लगी होती है प्रोटेक्शन के लिए, इसको कल हमने पढ़ा था कि कैसे इसके अंदर हमारी जो है चार्जर जो लगाते हो तो वी बस का 5 वोल्ट यहाँ पे किस तरीके से इन होता है। तो थोड़ा आज भी इसको शामिल किया गया है। और एक नई चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ जो कल की क्लास में मैंने मिस किया है। ठीक है, वो भी आज बताने वाला हूँ यहाँ पे। और वही चीज़ आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा था, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। तो आपका जो चार्जर होता है, वो चार्जर जैसे ही आप अपने मोबाइल के चार्जिंग जैक में इन करते हो, तो इन करने के बाद चार्जिंग का 5 वोल्ट सबसे पहले आपके चार्जिंग कनेक्टर पे जाता है। उसके बाद एफपीसी पत्ते के थ्रू एक B2B कनेक्टर पे जाता है और B2B कनेक्टर से आपकी इस OVP IC के 3 बॉल पे आके जुड़ जाता है। अब जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये जो 3 बॉल हैं एक साइड में, यहाँ पे इन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आज इसको साथ साथ जो है हम यहाँ पे ट्रैक करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 9A पे ये सारी चीज़ें ट्रैक करेंगे, फिर मैं आपको A13 सैमसंग में भी दिखाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे, किस तरीके से। जैसे 9A का बड़ा आसान सर्किट है, लेकिन A13 का बड़ा उलझाने वाला सर्किट है। वहाँ पे जो OVP लगी है, उसको अगर आपने बाईपास कर दिया तो आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली है, जिसको काफ़ी लोग सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। तो कंपोनेंट नेम में चलता हूँ और यहाँ पे मैं स्कीमेटिक में चलता हूँ। लेआउट में इसका नंबर है U301, ये आईसी का नंबर है। लेकिन अभी हम सबसे पहले लेंगे चार्जिंग कनेक्टर। देखिए, अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जिसपे चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि शुरुआत कहाँ से करें। तो हमेशा शुरुआत उस जगह से करना चाहिए जहाँ पे हमारा इनपुट हो या फिर जहाँ पे हमारा आउटपुट हो। अगर चार्जिंग रिपेयर करने निकले हैं तो सबसे पहले आपको उस जगह से चेक करना चाहिए। चार्जिंग कनेक्टर से चार्जर लगाओ, चार्जिंग कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करो, फिर उसके ऊपर जो चार्जिंग कनेक्टर पे जो आपका चार्जिंग बोर्ड है, उसके ऊपर जो कनेक्टर लगा होता है बोर्ड में, उस बोर्ड पे आपको वी बस चेक करना है। उसके बाद एफपीसी को लगाओ, वहाँ पे ये चेक करना है कि पूरे वोल्टेज निकल रहे हैं कि नहीं। अधिकतर मैंने देखा है कि 5
पॉइंट कुछ वोल्टेज में थोड़ी सी कमी आती है, 4.8 आता है, तो आपकी चार्जिंग चलती है, फेक चार्जिंग आती है। ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ पे B2B कनेक्टर से हम ट्रैकिंग चालू करेंगे। तो यहाँ पे जब आप पीसी लगाते हो ना, तो जनरली बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो आपका कनेक्टर है, इस साइड में सिल्वर पॉइंट लगे होते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता वो समझ लें कि अगर आपके हैंडसेट में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना पत्ता पीसी यहाँ पे लगाते हो और टीपी पे हमेशा पूरा का पूरा वोल्टेज चेक करना है, जितना आपका नीचे चार्जिंग बोर्ड पे आता हो, चार्जिंग कनेक्टर पे आता हो, या चार्जर का जितना आउटपुट है पूरा का पूरा यहाँ पे आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो आपका हैंडसेट फेक चार्जिंग में चला जाएगा, या हो सकता है थोड़ी देर चार्जिंग बताए फिर छोड़े, फिर बताए फिर छोड़े, ऐसे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो पत्ता लगाइए और यहाँ पे टीपी पे हमेशा चेक करना है। अब इसके बाद यहाँ तक तो आपने चेक कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई। अब उसके बाद का सुनिए कि उसके बाद कहाँ से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग जैक को उठाते हैं, ये B2B कनेक्टर को उठाते हैं, J3001। अब ये जो 9A का लेआउट है, ये सर्चेबल नहीं है, आप इस पे कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हो। तो हम साथ साथ बिटमैप का सहारा लेंगे। अगर इसको सर्च नहीं कर सकते तो बिटमैप पे चेक करेंगे इन चीज़ों को। तो J3001 इसको डालेंगे। अभी जिन लोगों का स्कीमेटिक मजबूत नहीं है, उनके लिए भी है क्लास की वो अपना स्कीमेटिक कैसे कैसे यूज करते हैं, उससे मजबूत कर लें, कैसे लाइनों को फाइंड करते हैं स्कीमेटिक के थ्रू, और फॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं स्कीमेटिक के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका चार्जिंग B2B कनेक्टर है, और यहाँ पे इसकी साइड वाली जो सिल्वर पिन होती हैं वो एक साइड में आपको देखने को मिलेंगी, इस साइड में होंगी या फिर इस साइड में होंगी। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कल एक कोड बताया था, कोड क्या होता है बोर्नियो की लैंग्वेज में, वी बस लिखा होता है। तो जहाँ भी वी बस लिखा हो, आप वो समझ लेना कि आपका वो चार्जिंग का 5 वोल्ट है। 5.0 5.2 वो आपके चार्जर के आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भी आएगा तो डायोड लगे होते हैं, वो आगे उतना ही पास कराएंगे जितनी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अभी ये वी बस इन लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे आके इन हुआ और यहीं से लाइन आगे बढ़ी है। तो अब आपको उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ा देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये 3 जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, 3 हाईलाइट हुए हैं, प्लस ये नेक्स्ट और बैक प्रीवियस वाली एरो पे क्लिक करके आप आगे पीछे कर सकते हो। तो हम इससे बढ़ेंगे या फिर इससे बढ़ते हैं। इस पे क्लिक किया तो दूसरी जगह ये आपको दिखा रहा है, ध्यान से देखना, कल का रिपीट भी है, ये यहाँ पे दिखा रहा है वी बस इन, और ये इन जा करके यहाँ पे इन हुआ और दूसरे साइड से आउट हो गया। लेकिन जब भी ओवीपी में इन आउट देखना, तो ये जरूर देखना कि वहाँ एक्स्ट्रा कोई बॉल तो नहीं है, कोई अलग रोल तो नहीं निभाया जा रहा है, इस चीज को हमेशा देखना। अब इसी चीज को मैं आपको A13 में दिखा रहा हूँ। अभी आप दिमाग में लाओगे कि कल इतना 1 घंटे समझाया लेकिन फिर भी आज ओवीपी से चालू हुआ है, तो ये आपके काम का है, इसको छोड़ना मत। ठीक है, अभी यहाँ पे ओवीपी जो लगी हुई है आपकी चार्जिंग आईसी, अगर मैं A13 का ले लूँ, A13 का एक कंपोनेंट लिए ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं। क्योंकि कल जो है मैंने एक हैंडसेट रिपेयर भी किया है, और वो काफ़ी लोगों ने कई बार मुझसे पूछा भी है, तो उसका सल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। एक पीला टेम्परेचर एरर आता है आपके उसमें, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। ठीक है, तो ये आपकी ओवीपी लगी हुई है, ये ओवीपी लगी है। तो इसको अगर हम लेआउट में देखें, तो लेआउट में आपका ये लगा हुआ है ओवीपी, यहाँ पे शायद, हाँ ये है U5010। इसको कॉपी करके हम स्कीमेटिक में डालेंगे। तो जरा इसकी ओवीपी पे नज़र डालिएगा कि यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस है। पिछली जो हमारी क्लासेस थी उनमें हमने इसको पढ़ाया था, इस बार ये छूट गया, कहीं से डिलीट हो गया था, और फिर टाइम भी उतना नहीं था कि एक दिन में सारी चीज़ों को कवर कर सकें। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि आपका वी बस ओवीपी ये यहाँ पे इन होता हुआ दिखाई देगा, 1 2 3 3 बॉल पे, और इस साइड में वोल्टेज आउट दिखाएगा आपका कि ये यहाँ पे आउट हो रहा है। ठीक है, आपका कंट्रोल
ग्राउंड किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है आपका, इसको किसी चीज के इनेबल की जरूरत नहीं है, इनेबल जो है इसका ग्राउंड है। तो जैसे ही चार्जर इन करोगे ये आउट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओवीपी और इसकी ओवीपी, ये देखो ये सब डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ देखने को एक्स्ट्रा मिलेगा। एक तो ओवीएलओ है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट, ज्यादा वोल्टेज आएगा तो मैंने बताया था डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है, तुरंत ओवीपी क्या करेगी, स्टॉप करा देगी, ये जो है ये लाइन स्टॉप करा देगी कि भैया आगे जो है वोल्टेज नहीं जाएगा। अगर ये खराब है, ऐसी ही सिचुएशन में हैंडसेट आया था ये, ठीक है, और कल आया था। तो जब आया तो इसको जो है क्या क्या हुआ मैं बताऊंगा अभी बाद में। यहाँ पे ध्यान से देखना कि इन हुआ है और यहाँ पे आउट हुआ है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट, इसकी वजह से आउटपुट नहीं हो रहा था, मेरे वाले हैंडसेट में है। अब टेक्नीशियन ने क्या किया, वही गलती, इसको बाईपास किया, ठीक है, इसको बाईपास किया, इन उठा के आउट में जोड़ा गया। आपका जैसे ही बाईपास हो गया 5 वोल्ट आउट होके कहाँ गया है, आपकी इस चार्जिंग आईसी में, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगर आउटपुट पे नजर डालें तो डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे ये दूसरी आईसी पे अभी गया फ्यूल गेज पे, वो हम बाद में कवर करेंगे, हम चार्जिंग आईसी का कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे आकर के ये आपकी चार्जिंग आईसी में चला गया, बस वी बस इन यहाँ पे। लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नोट नहीं किया होगा कि यहाँ पे एक डीएम और डीपी है, और डीएम डीपी यहाँ पे लगा हुआ है चार्जिंग डीएन और वीडीईटी, इस पे अगर क्लिक करें, देखना यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट, ये मॉसफेट एक लगा है, एक ये मॉसफेट लगा हुआ, तो एक नई चीज है यहाँ पे, अगर आप इसको समझ गए तो फिर स्कीमेटिक में फॉल्ट फाइंड करना आसानी से आ सकता है, और चार्जिंग सेक्शन भी ओवीपी का और आपके बीक्यू का बड़े आसानी से आ जाएगा। तो कुछ पहले बताता हूँ, कुछ बाद में बताता हूँ। देखिएगा एक चीज ध्यान देना, वोल्टेज डिटेक्शन, कल किसी ने पूछा भी था कि उसको जंपर कर दिया फिर आगे काम बन गया, तो ये जंपर क्यों किया गया है इसको समझना। जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो ये लाइन आपकी ओवीपी से निकल रही है, ओवीपी से, और यहाँ पे 5 वोल्ट जो इन होता है वही 5 वोल्ट यहाँ से आउट भी होता है, यहाँ से भी आउट होगा। और भाई एक बॉल ये भी है, इस पे भी 5 वोल्ट निकलेगा, और निकल के क्या करेगा, आगे जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे ध्यान देना, इस मॉसफेट के गेट पे। अब एक मॉसफेट लगा हुआ है, एक ड्रेन से ड्रेन पे जुड़ा हुआ है चार्जर का डीएन, जो एक सीपीयू साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा साइड कौन सा है आपका, ये गया है आपकी बीक्यूआईसी में। तो ये लाइन डिटेक्ट करवाने के लिए है, जब तक ये लाइन डिटेक्ट नहीं होगी आपका पावर सोर्स सिलेक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, ये समझेंगे अपने इस सर्किट को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू, इसको अभी मैं पूरा फुली डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ पे क्या गलती करने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, खाली अभी लाइन दिखानी थी कि ओवीपी पे इस लाइन को याद रखना, वोल्टेज डिटेक्शन की, ठीक है। ये यहाँ पे आके एक मॉसफेट को ट्रिगर कर रही है, अगर ये लाइन आपने ओवीपी को बाईपास कर दिया तो ये लाइन आपकी छूट जाएगी, कनेक्ट नहीं रहेगी, और ये कनेक्ट नहीं रहेगी तो एक पीला पीला एरर बन के आता है टेम्परेचर का, फोन तब भी आपका चार्ज होगा ये तेरा। लेकिन ध्यान से देखना, ऐसा सोल्यूशन बड़ा बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई समझा पाए। एक पीला पीला एरर आएगा और फिर भी फोन आपका 0.6 एम्पियर से चार्ज होगा, आप थर्मिस्टर चेंज कर लेंगे, सब चेंज कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम खाली वी डिटेक्शन की आती है। वो बहुत है तेरा हैंडसेट, हालांकि एक मुझसे भी वापस गया है, ठीक है। ये तेरा हैंडसेट, बहुत ऐसे हैंडसेट हैं जो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करना है, लेकिन ये फॉल्ट स्कीमेटिक से फाइंड किया जा सकता है अगर स्कीमेटिक की नॉलेज है तो यहाँ पे जो है अभी मैं जो मैंने बनाया है इस पे चलते हैं। अगर कोई सो रहा हो तो जाग जाए भाई, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट आने वाला, इम्पोर्टेंट स्लाइड कहाँ गई, स्लाइड चल जाए यार, क्या नौटंकी है। नीचे की यार चले जाती हैं
ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉल से जो है अभी नॉर्मल जो ओवीपी हमारी लगी हुई है Redmi 9A में, उस पे क्या होता है, ठीक है, उसका पहले समझते हैं, फिर A13 वाली पे चलते हैं। तो मीडियाटेक 6357 CRV के साथ में कोई भी अगर आपकी BQIC लगी हुई है, जो भी लगी हो, तो उसके साथ में कैसे काम होता है, BQ हमारी कैसे काम करती है, इसको समझेंगे। 6357 CRV की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उधर A13 में जाएंगे तो A13 में एक्साइनोस लगा हुआ है या फिर जो भी लगा हुआ है, उस पे कैसे काम कर रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसको समझेंगे। पहले इस वाले को समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आप चार्जर इन करोगे, एक साइड से इन होगा और दूसरी साइड से आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब आउट होगा तो इस आईसी को सूचना देने के लिए एक लाइन जाती है, वीसीडीटी, फुल फॉर्म को नोट करते जाना, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्शन होता है इस तरीके से सीआरवी के साथ में जो आईसी लगी है, तो ये खाली लाइन जाती है इस आईसी को डिटेक्ट करवाने के लिए कि भैया चार्जर लगाया जा चुका है। और ये वोल्टेज यहाँ से निकलता है आपका वी बस जितना ही 5 वोल्ट निकलता है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये वोल्टेज आपकी ओवीपी से, ओवीपी जो है उसके पास से ही, उसके बाद कहीं से भी दिया जा सकता है, बीक्यू के पास पहुंचने से पहले और ओवीपी के निकलने के बाद। मान लीजिए बीक्यू लगी है तो इसके बीच में कहीं से भी ये लाइन उठाई जा सकती है, ठीक है। तो वो जो है जब जाएगी तो आपके T11 नंबर पिन, आपकी जो पावर आईसी होती है, उस T11 नंबर पिन पे ये लाइन जाके इन होती है एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू। और अब यहाँ पे वोल्टेज बचेगा 0.5 वोल्ट। मल्टीमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो आपको आउटपुट में 0.5 वोल्ट बचेगा जा करके, खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए कि चार्जर लगा है। लेकिन जब यहाँ से निकलती है तो 5 वोल्ट निकलती है, ठीक है। अब डिवाइडर सर्किट में दो बड़े बड़े HVR हाई वैल्यू रजिस्टर लगाए गए हैं, 330 के का नोट कर लेना, 39 के का दूसरा, R1 R2, बहुत सही। तो ठीक है, जो R2 होता है वो आपका 39 के का है। अगर आप इसको जो डिवाइडर सर्किट कैलकुलेटर मैंने दिया था उस पर तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 4.9 कुछ करके। तो यहाँ पे इतना वोल्टेज, एक छोटा सा वोल्टेज जा करके T11 नंबर पिन पे इसको आईसी को सेंस करा देता है कि भाई, ट्रिगर करा देता है कि आप जागो, चार्जर लगा हुआ है। फोन अगर आपका ऑफ है तो ये खाली सूचना देगी कि भैया आप सो रही हो तो आप जाग जाओ, चार्जर लग चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन और आपकी, और वो 7.2 या 7.3 के का, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, नोट कर लेना, एक रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ होता है। 7.3 के का या 7.4 के का ऐसे हो सकता है, आप चेक कर लेना। और ये लाइन भी जा करके लोड पे पहुंचती है R11 नंबर पिन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों लाइनों को जाना। अगर ये दोनों लाइन नहीं गई तो आपकी चार्जिंग चालू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बनता है चार्ज एलडीओ, और उस पे बनता है पहुंचने के बाद आपको जैसे ही ये लाइन यहाँ पे जुड़ी रहेगी तब 2.8 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। 2.8 सीआरवी में आपका चार्जिंग एलडीओ बनता है, और जब एलडीओ बनेगा तो आपकी चार्जिंग बूस्ट होगी और चार्जिंग चालू होगी, ठीक है। ये आईसी का काम होता है। यहाँ पे इन दो चीजों को जरूर ध्यान देना, ठीक है। आपका एक VCDT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, आईसी को ट्रिगर करता है जा करके, और ये जाके एलडीओ बना देता है चार्जिंग के लिए, ठीक है। तभी आपका फोन चार्जिंग चालू करता है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि वही सेम प्रक्रिया जैसे मैंने बताया था ओवीपी की, अब वो तो वहाँ लाइन चली गई है। उसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये आपका फिर इस तरीके से मैंने दिखा दिया, तो यहाँ पे जो आपका वी बस चार्जर वाला वोल्टेज है, वो वीपी के दूसरी साइड पे जा करके 1 नंबर और 24 नंबर पे जाके जुड़ता है। लेकिन अगर A13 की बात करूं, A13 की, तो वहां पे आपका जो ये एक वोल्टेज है वो 1 नंबर पिन पे जाके जुड़ता है। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है 1 नंबर पिन पे, ठीक है, इसको मैंने दिया है। तो जो ओवीपी से निकला हुआ वी बस का वोल्टेज है, वी बस का, ये जा करके A13 में जो बीक्यू लगी हुई है उसके 1 नंबर पिन पे इन होता है, और 24 नंबर वाली पिन जो है वो डीसेलेक्ट होती है। कहने का मतलब डीसेलेक्ट की पिन होती है और ब्लैंक छोड़ दी गई है, एनसी है, खाली पड़ी हुई है।
अब वो किसी मदरबोर्ड में यूज की जा सकती है जब इंजीनियर चाहेगा, जो इसका निर्माता है जिसने इसको बनाया है, वो जब चाहेगा तब इसको यूज करेगा किसी दूसरे काम के लिए, डिसलेक्शन, पी सिलेक्शन, पावर सोर्स सिलेक्शन के लिए या डी सिलेक्ट के लिए। तो ये डी सिलेक्ट के लिए यूज किया जाता है 24 नंबर, इस पे इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अभी 9A के स्कीमेटिक में हम बात करें कि ये जो आगे आउटपुट गया है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आप देखना ये कहाँ कहाँ गया है। ओवीपी, ओवीपी के बाद फिर आपका ये आगे नेक्स्ट वही ले रहा है, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे टीपी है, टीपी वही वाला है जो आपका उस पे दिया हुआ है मदरबोर्ड में बी2बी कनेक्टर के पास वाला टीपी। फिर नेक्स्ट करते हैं तो ये यहाँ पे फिर वापस आ रहा है, रिवर्स में चल रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं, चलिए अब कहाँ, अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइडर सर्किट है जो मैंने आपको बताया, वीसीडीटी, ठीक है, वीसीडीटी की लाइन है और यहाँ से आउट होकर के ये आपकी आईसी के अंदर ये T11 नंबर पिन पे जा रही है। तो लिखा हुआ है वीसीडीटी जाना चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन वहां पे नहीं पहुंची तो आपकी आईसी को सूचना नहीं मिल पाएगी कि चार्जर लगाया जा चुका है और आपको सिंबल नहीं मिलेगा, चार्जर का सिंबल नहीं मिलेगा कि भैया चार्जिंग लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, दूसरा एक यहीं पे और देख लीजिए, वी बस लिखा हुआ है और 7.5 के, ठीक है, मिस्टेक था तो इसको अब करेक्ट कर लेना, नोट बना रहे हो तो नोट कर लेना। 7.5 के का एक रजिस्टर यहाँ पे आपका सीरीज में लगा हुआ मिलेगा और इससे जाता है R11 नंबर पे, CHR LDO लिखा है, चार्जिंग LDO बनाने के लिए 2.8 वोल्ट। ठीक है, ये 2.8 वोल्ट अगर लाइन को डिस्कनेक्ट करके चेक करोगे, अगर इसको यहाँ से काट दें तब नहीं मिलेगा, तब यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये लाइन यहाँ पे लोड से जुड़ती है, ठीक है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो रजिस्टर जो लगा हुआ है ये, इस पे अगर चेक करेंगे जब यहाँ से प्रॉपरली जुड़ी रहेगी और सर्किट चालू हो जाएगा तब 2.8 वोल्ट रहेगा वहाँ पे। ठीक है, लोड पे इतना वोल्टेज होता है। 7.5 के का रजिस्टर रास्ते में मिलेगा, किसी किसी सर्किट में आपको ये 3.3 के दो रजिस्टर मिल सकते हैं, ठीक है, पैरेलल में लगे हुए। आप इस चीज को जरूर ध्यान देना, अभी आगे सर्किट पढ़ेंगे जब ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग, तो वहां पे आपको ये चीज दो रजिस्टर मिलेंगे, यहाँ पे एक नहीं मिलेगा, किसी किसी में दो मिलते हैं, अलग अलग पैरेलली कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी ये आपकी दो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान देना। ये डायरेक्ट चार्जर के बाद जो आपकी ओवीपी है, ओवीपी से जैसे ही वोल्टेज आउट होता है, चार्जिंग पावर आईसी में चले जाते हैं। फिर उसके बाद इसको वी बस को नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप ध्यान देना कि जो 9A में ओवीपी लगी हुई, वो बीक्यू लगी हुई है, उस पे यही वी बस वाला वोल्टेज 1 नंबर और 24 नंबर पे इन हुआ है। ठीक है, ये 24 नंबर वाली वी बस के लिए बनाई गई है और 1 नंबर वोल्टेज अल्टरनेट करंट। ठीक है, ये दूसरा अगर किसी दूसरे मदरबोर्ड पे लगी हुई है तो ये आपकी फास्ट चार्जर वाली आईसी अगर है तो उस पे इस जगह पे इन कराया जाता है, उस पे 24 नंबर पे इन कराएंगे, इस पे 1 नंबर पे इन कराएंगे फास्ट चार्जर वाले में। अब हो सकता है कि डिजाइन बन रहा है तो आगे मैं दो चार्जिंग आईसी है, जैसे एक आपकी बॉल वाली हो गई और एक आपकी पैड वाली हो गई, तो इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि दो दो आईसी कैसे काम कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे वोल्टेज आपका इन हुआ और इन होने के बाद अब आगे क्या होगा, एक वोल्टेज आपका तुरंत जनरेट हो जाएगा जिसे हम पीएमआईडी के नाम से जानते हैं, और ये एक कैप पे, पास में लगे एक कैप पे आपका 23 नंबर पिन पे निकल के, इससे निकल के कैप पे चला जाता है और ये पीएमआईडी का वोल्टेज आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और ये मिलेगा लगभग 4.8 वोल्ट या 4.7 वोल्ट। अगर आपका आउटपुट 5 वोल्ट पूरा है तो आप 4.7 से लेके चलेंगे, इतना वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज कब मिलेगा, जब आपका यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज इन होगा चार्जर वाला। अब यहाँ पे वोल्टेज जब आप चेक कर लें तो ये श्योर हो जाइएगा कि आपका चार्जर का वोल्टेज यहाँ पे 100% आईसी के अंदर जा चुका है। ठीक है, अगर ये जा चुका है तो आप यहाँ पे चेक कर लो, 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज, सॉरी 4.9, 4.8 ऐसे वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस पीएमआईडी के कैप पे, और ये लाइन इस आईसी में कहीं नहीं जाती है, कहीं नहीं जाएगी, ये सिर्फ यहीं तक है और फिल्टरेशन के लिए कैप लगाया गया है। ठीक है, तो इस कैप पे चेक करने के बाद आप एक चीज बिल्कुल श्योर
कह सकते हो कि भैया जो हमने चार्जर लगाया है वो सक्सेसफुली हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर इन हुआ है, क्योंकि पीएमआईडी पे वोल्टेज बन रहा है। अगर पीएमआईडी पे वोल्टेज ना बने तो आपको ये ध्यान देना है कि ये पीछे का सर्किट सही से जुड़ा नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है। पीछे का सब आपको वापस चेक करना है, ठीक है, सब कुछ एक एक चीज। कभी कभी क्या होता है कि वाटर डैमेज की वजह से आपका 1 नंबर बॉल या 24 नंबर बॉल जो है वो ड्राई हो जाता है, और ऐसे में पीएमआईडी पे वोल्टेज नहीं बनता है। तो आप आईसी निकालोगे, यहाँ पे इसको क्लीन करोगे, सही करोगे, पैड को ठीक करोगे, फिर आईसी लगाओगे, फिर आपका पीएमआईडी पे वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक समझिए कि एक तरीके का टीपी आप समझ के चलिएगा कि ये टीपी है, लेकिन इस टीपी का भी आगे यूज किया गया है चार्जिंग के लिए। जब हम डबल चार्जिंग आईसी पढ़ते हैं तो यहीं से किसी किसी जैसे डबल पावर आईसी का है उसमें 2 चार्जिंग आईसी भी लगी हुई हैं, तो इसी पीएमआईडी के कैप से ही वोल्टेज उठा लिया जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट वीबस से ना लेकर के पीएमआईडी से ले लेते हैं। ऐसा भी सर्किट दिखाएंगे आपको आगे। अब इसके बाद आप ध्यान से देखना कि एक 21 नंबर पिन और आपकी जो है 20 नंबर और 19 नंबर, इन 3 पिन में एक लाइन जाके कनेक्ट होती है, आपकी क्वाइल कनेक्ट होती है एक साइड में, इस साइड में, और इसी में एक आपका कैप जुड़ा हुआ मिलेगा, ये कैप, ठीक है, ये कैप। तो ये कैप लगा हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं बूट कैप। अब ये बूट कैप आपका सीरीज में लगा हुआ मिलेगा। अधिकतर आपने देखा होगा कि कैप के एक साइड में जैसे इस तरीके के कैप लगे हुए हैं, तो एक साइड में आपको बजर मिलता है, ग्राउंड से टी टी करके मिलता है, दूसरी साइड में आप एक रीडिंग चेक कर पाते हो। लेकिन जो भी आपका बूट कैप मिलेगा, इसकी खासियत ये होती है कि इसके दोनों साइड पे जीआर वैल्यू आएगी, ठीक है, जीआर वैल्यू, दोनों साइड पे जीआर वैल्यू आएगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इसको बोलते हैं बूट कैप। अब जब भी हमारा सर्किट अच्छा, अगर इसको स्कीमेटिक में देखें, सबसे पहले इतना जो है एक इसको और फिर इसको हम स्कीमेटिक में पहले चेक कर लेते हैं, स्कीमेटिक में कवर करते चलते हैं कि ये आप वहां पे कैसे देख पाओगे। तो देखना 23 नंबर पे जो मैंने बताया था 23 नंबर पिन है, ये पीएमआईडी की पिन है, ये वाली, और यहाँ पे कैप लगा हुआ है, ठीक है, कैप, और इस कैप पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। पीएमआईडी का जो आपका वीबस का इन होगा उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज आपको इस जगह इस कैप पे देखने को मिलेगा। अभी हमने बात की है बूट कैप की, तो बूट कैप का नाम यहाँ पे बीएसटी के नाम से शो किया जाता है। जिस भी पिन पे आपका बूट कैप लगा होगा, नोट कर लेना, बीएसटी लिखा होगा या बीटीएसटी लिखा होगा, नाम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ए13 में बात करूं कि ए13 में लगा हुआ है तो किस नाम से दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे देखिए बीएसटी नाम दिया हुआ, बीएसटी, और इसका एक साइड आईसी से कनेक्ट होगा और दूसरा साइड देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है, तो दूसरा साइड हमेशा वीपीएच कॉइल के सिरे से, एक सिरे से जुड़ा रहेगा, और वो कौन सा सिरा होगा, जो कि वीपीएच कॉइल का दूसरा सिरा एलएक्स यानी कि स्विचिंग पिन के साथ जुड़ा होगा, जिस साइड में स्विचिंग कराई जाएगी। तो ये जो लाइन जुड़ी हुई है आपकी कॉइल की, देखना यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इसी को हम वीपीएच कॉइल बोलते हैं, यहाँ पे वीपीएच बन के इसी कॉइल पे आता है। तो इसका एक साइड हमेशा एलएक्स इस साइड आईसी के साइड में जुड़ा हुआ होता है, और उसी साइड में आपका ये बूट कैप भी, बीएसटी लिखा हुआ बूट कैप भी जुड़ा हुआ है। अब यही चीज यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि जो मैं बता रहा हूँ कि एक साइड जो है आपका, एक साइड ये वीपीएस का, ये दो पिने हो गई 20 और 19, तो ये स्विचिंग होगी, इस साइड में स्विचिंग होगी, SW लिखा है, स्विचिंग समझिए। दूसरा इसी लाइन में ये कैप लगा हुआ है एक साइड में, और दूसरी साइड में 21 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कैप निकल जाए या खराब हो जाए तो आपके फोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ये बूस्ट कराता है, और इस पे जब आप हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे तो एक साइड में अगर सक्सेसफुली वीपीएच आपका बन रहा है तो वीपीएच आपका 3.5 से लेकर के आपका 4.2 वोल्ट तक देखने को मिल सकता है इस कॉइल पे, और यहाँ पे भी आपका एक साइड में इतना ही मिलेगा, लेकिन दूसरी साइड पे आपको जस्ट 2 गुना वोल्टेज देखने को मिलेगा अगर बूस्ट हो रही है तो। बूस्टिंग हो रही है तो फास्ट चार्जिंग, कहने का मतलब 1.1 एम्पियर की अगर चार्जिंग चल रही है तो बूट कैप पे हमेशा चेक करोगे तो 8 वोल्ट मिलेगा एक साइड में, उस साइड में जिस साइड में ये आईसी के साइड कनेक्ट है, और दूसरी साइड में इसका आधा बीपीएच जितना है इतना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा इसके दूसरी साइड पे, ठीक है। इसकी खासियत, ये खराब हो गया
तो खराब हो गया या लीक कर गया तो आपके फ़ोन में तुरंत फेक चार्जिंग का इशू आ जाएगा। कोई भी चार्जिंग आपकी होगी नहीं, 0 एम्पीयर की चार्जिंग होगी या स्लो चार्जिंग होगी, ऐसे अगर लीक कर गया तो स्लो चार्जिंग का इशू आ जाएगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान करके चलना, ठीक है। 20 नंबर 19 पिन पे आपका जैसे ही ये आप चार्जर लगाते हो, यहाँ पे सक्सेसफुली इन हुआ, PMID बना, ये एक टाइप का बूट सीक्वेंस भी आप ध्यान देना। फिर स्विचिंग हुई तो स्विचिंग होने के बाद आपका सक्सेसफुली VPH पावर बन के जनरेट हो गया। अब VPH पावर मैंने बताया 3.5 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक रहेगा। अब ये VPH क्या है? ये एक तरीके से हमारे पूरे मदरबोर्ड को चलाने के लिए एक वोल्टेज है जो मेन वोल्टेज है, और ये आपके बहुत जगह आपके मदरबोर्ड में, जैसे हमारे शरीर में खून नहीं फैला हुआ, वैसे ही सेम टू सेम ब्लड की तरीके हर एक जगह जा चुका है, हर जगह पहुंचता है चलाने के लिए। हर एक लगभग लगभग बड़ी आईसी छोटी आईसी सबका एक इनपुट वोल्टेज होता है। तो ये जैसे मैं बिटमैप पे दिखाऊं तो ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी है, कहाँ गई, आते हैं एक मिनट चार्जिंग आईसी पे। ये हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना। कहाँ गया, अरे यार, हाँ ये लगी है, देखना ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है। तो जब भी चार्जिंग आईसी, जब भी आप चार्जर लगाओगे, ठीक है, मैं बैटरी की अभी बात नहीं करूंगा, खाली चार्जर की बात, क्योंकि चार्जिंग पड़ रहा है। तो जैसे ही चार्जिंग लगाओगे वैसे ही इस कॉइल पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। कॉइल के साइड से आप ट्विजर लगा के कैसे भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप कनेक्ट चेक करोगे ध्यान से तो इस पे एक साइड पे क्लिक करेंगे और दूसरी साइड पे क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं कैप से टच हुई दिखाई देगी। जैसे ये यहाँ पे देखना, ये स्विचिंग साइड है, इस साइड में बहुत तेजी से स्विचिंग कराई जाती है। जैसे मैंने बताया था कॉइल पढ़ाई थी तो बहुत तेजी से स्विचिंग होती है और ऑन ऑफ होता रहता है। तो इस चीज को आप 1 सेकंड में लाखों बार ऑन ऑफ हो जाता है ये सर्किट, ठीक है। लेकिन उसको आप चेक नहीं कर पाओगे, नॉर्मली ऐसे नहीं चेक कर सकते हो कि आप मल्टीमीटर उठाओ और देख लो स्विचिंग। उसके लिए डीएसओ होना चाहिए, डीएसओ ही इसको समझ पाएगा कि कब ये सर्किट बंद हो रहा है कब चालू हो रहा है, ठीक है। हाई लो होता रहेगा और यहाँ पे आपको स्विचिंग दिखेगी पल्स के फॉर्म में वहाँ पे, ठीक है। दूसरी साइड पे आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखना, ये लाइन जो है आपके लगभग लगभग पूरे मदरबोर्ड में फैली हुई है और शॉर्ट भी बहुत होती है। जैसे कि अगर सबसे मेन जगह बता दूं तो ये आपकी VPH, इसको वी सिस्टम भी बोला जाता है। जैसे आपका अभी मीडिया टेक पढ़ेंगे तो मीडिया टेक में आपको वी सिस्टम, या सैमसंग पढ़ेंगे तो वी बैटरी, या फिर आप क्वालकॉम चिपसेट पढ़ेंगे तो VPH। एक ही नाम है भाई, एक ही वोल्टेज है, आप ये समझ के चलना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज भी है। अगर ये वोल्टेज पावर आईसी को नहीं मिलेगा तो आपकी पावर आईसी काम नहीं करेगी, आपका फ़ोन डेड रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जब भी ये बनता है तो बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर शॉर्टिंग आ रही है तो किस तरीके से आप उसको रिमूव कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये जो VPH है, VPH बन के कहाँ कहाँ जाता है। तो मैं दो चार जगह बता दूं, जैसे ब्लूटूथ हो गया उसकी जगह पे जाता है, वाईफाई पे जाता है आपका, या नेटवर्क सेक्शन में आपका वी बैट के नाम से जाता है, लेकिन दूसरी जगह पे आपका ये वी सिस्टम के नाम से ऐसे लिखा होता है, सिस्टम के नाम से जाता है। आपका लाइट हो गया, ग्राफिक हो गया, इन सेक्शन में जो है आपका ये VPH लगभग लगभग हर एक आईसी में, छोटी बड़ी आईसी में लगभग लगभग जाता है। कुछ ही आईसी हैं जिनका इनपुट वोल्टेज VPH नहीं है, दूसरे वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वोल्टेज बन के आपका इस क्वाइल पे देखने को मिलेगा और दोनों साइड पे आपको सेम वोल्टेज मिलेगा, प्लस इस कैप पे भी सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। VPH का 3.5 से लेकर के 4.2 हो सकता है। अभी इशू क्या आता है कि ये लाइन जब बहुत जगह गई है, बहुत जगह, मान लीजिए लाइट में गई है, ग्राफिक में गई है, ठीक है, वाईफाई पे गई है, जिन जिन सेक्शन में गई है, अभी रास्ते में बहुत सारे ढेर सारे कैप लगे होते हैं, ठीक है, कैप। तो क्या होता है कि ये लाइन कभी कभी एक कोई कैप रास्ते में शॉर्ट कर गया तो पूरा हैंडसेट डेड हो जाता है। रीज़न ये होता है कि उस एक कैप के शॉर्ट होने से पूरी लाइन ध्वस्त हो जाती, बंद हो जाती है,
ठीक है, और हमारे मदरबोर्ड का इनपुट वोल्टेज जो मेन वोल्टेज है वो मिलता नहीं है, आईसी काम करना बंद कर देते हैं। आप चार्जर लगाओगे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा क्योंकि रास्ते में कोई एक कैप शॉर्ट पड़ा हुआ है। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? अभी बात आती है कि आगे आगे बढ़ने से पहले इसके जो बाकी के पिन हैं उनको पढ़ने के पहले हम चेक कैसे करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो आप जब भी चार्जर पे लगाते हो, चार्जर पे आई चार्जर पे, तो आपको 0 एम्पियर कंजप्शन देखने को मिलेगा, 0.0। डीसी मशीन में लगाओगे तो वहां पे आपको क्या होता है कभी कभी कि अगर आईसी के आगे इस साइड में शॉर्टिंग है, इस साइड में, तो आपको एक ऑटो एम्पियर शो हो जाता है, एक माइनर सी एम्पियर लेता है, एक छोटा सा एम्पियर उठा लेती है आपकी डीसी मशीन। जैसे ही आप प्लस माइनस कनेक्ट करते हो तो आपका क्या होता है वहां पे कि 0.98 या 1.75 कुछ इस तरीके की रीडिंग आपकी डीसी मशीन दिखाती है, लेकिन पूरा पूरा एम्पियर कंजप्शन नहीं दिखाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि आपकी शॉर्टिंग कहाँ पे आई है? इस जगह पे आई है, इस वाली लाइन पे जो आउटपुट में है, इस क्वाइल के इस साइड में अगर शॉर्टिंग आई तो ऐसी रीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ पिन है बैटरी कनेक्टर तक बढ़ जाते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि शॉर्टिंग कहाँ कहाँ किस किस रूप में आपको देखने को मिल सकती है। अभी इस चीज को ध्यान देना कि जो वीपीएच बना है हमारा, वही वीपीएच कॉइल के अगले ही सिरे से, इस साइड से वापस लौट के इन दो पिनों में आके जुड़ जाता है, वापस आता है ये वापस यहाँ पे। और क्यों आता है? वो आता है इसलिए कि आपका जो है वी बैट एक वोल्टेज होता है और ये आपकी बैटरी को चार्ज कराता है। ठीक है, जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर ही के वोल्टेज को कन्वर्ट करके, सर्किट है कन्वर्ट करके वी सिस्टम या वीपीएच बना के पूरे सर्किट को चलाने लगता है, तब आपका बैटरी वहां पे काम नहीं करता। और होता क्या है, रिवर्स में, उल्टा रिवर्स में यही वोल्टेज वापस आकर के आपकी बैटरी को भी चार्ज कराना चालू कर देता है, ऐसे बैटरी आपकी चार्जिंग चालू कर देती है। ठीक है, जब आप चार्जर को हटा लेते हो, तो यही सर्किट आपका दोबारा एक्टिवेट होता है और बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव मिलके इस आईसी के अंदर इन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो यहीं से वापस वोल्टेज इन्हीं पिनों से वापस होकर के चालू हो जाता है, आपका फोन वर्किंग चालू हो जाती है, वीपीएच इससे बैटरी से बनना चालू हो जाता है। ठीक है, बैटरी से, तो जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज आपको वीपीएच पे देखने को मिलने लगेगा। फिर आपका ये पुराना जो पहले पीछे का सर्किट था उस टाइम पे साइलेंट मोड में रहेगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। ये तभी काम करेगा जब आप चार्जर को इन करोगे। तो जैसे ही चार्जर इन करोगे, फिर ये जो लाइन इधर से जा रही थी वोल्टेजेस वापस लौट के, ये वापस लौटना बंद हो जाएगी, यहाँ पे चार्जर का इन होगा और इन होने के बाद ये आपकी बैटरी इस तरीके से चार्जिंग चालू हो जाएगी। आपका चार्जर इन हुआ, इसके अंदर गया, कन्वर्ट होके स्विचिंग हुई, वीपीएच बना, वीपीएच बनने के बाद आगे गया और वापस आके इन्हीं दोनों पिन में आपकी बैटरी को चार्ज करना इसने चालू कर दिया। ठीक है, कहानी जैसा सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? एक बार इधर से फीडबैक ले लेता हूँ। आ रहा है सर, आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तरीका सही है ना समझाने का? ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन क्रिएट? ठीक है, आते हैं फिर से। अब जब आपकी बैटरी, अब यहाँ पे इतना सीन हो गया, अब क्या करेंगे? शॉर्टिंग, मान लीजिए वीपीएच में शॉर्टिंग है आपकी, ये आईसी ओके है, ये आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता कैसे चलेगा? शॉर्टिंग जब भी आप लगाओगे तो आपका, जब कभी कभी मैंने देखा है कि आपका जो बूट केबल है ना डीसी मशीन वाला, बूट केबल आप यहाँ पे लगाते हो भैया तो बिल्कुल 0 एम्पियर, कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं होता, फिर बटन दबाते हो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, और जब आप वीपीएच चेक करते हो तो वहां पे वीपीएच देखने को नहीं मिलता। फिर ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो आप सबसे पहले दौड़ के मल्टीमीटर उठाओ और मल्टीमीटर उठा करके इस कॉइल के एक सिरे पर चेक कर डालो, या फिर कहाँ चेक करो, पावर आईसी के पास चले जाओ, और पावर आईसी के पास जाने के बाद, एक मिनट में स्कीमेटिक ओपन कर लूं, पावर आईसी के पास जाने के बाद आप क्या करना, पावर आईसी के जो कैप लगे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बीपीएच कहाँ कहाँ आता है। तो अगर आईसी लगी है तो जो पावर आईसी के सबसे नजदीक वाले कैप है इन पे चेक कर लो, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। जीआर ले लो, जीआर मिलना चाहिए 300, 350 के ऊपर,
ठीक है, यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए। अगर शॉर्टिंग मिल रही है या लो जीआर मिल रहा है तो आप समझ जाना कि या तो वीपीएस लाइन में लीकेज आ गया है या फिर वीपीएस लाइन शॉर्ट कर गई है। अगर जीरो कंजप्शन हो रहा है या फिर अगर ऑटो एम्पियर आ रहा है तो ऑटो एम्पियर में भी आपको वहीं पे चेक करना कि भाई यहाँ पे शॉर्टिंग मिली कि नहीं मिली। वीपीएस चेक करेंगे, नहीं मिल रहा है तो आप शॉर्टिंग चेक कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि अब इसको सही कैसे करेंगे, तो सबसे इजी वे से बताता हूँ कि उस साइड में अभी जब यहाँ पे मान लीजिए शॉर्टिंग मिल रही है तो एक चीज़ कंफर्म करनी है कि भैया जो शॉर्टिंग है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है या फिर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस चीज़ को कंफर्म करना है। तो अगर इस देखो लाइनों को अब यहाँ पे समझना कि इस लाइन को बोलते हैं वी सिस्टम या वीपीएच, इस वाली लाइन को जो आपका ये वाला लाइन है इस लाइन को बोलते हैं वी बैट। अब ये चीज़ ध्यान देना, जो बैटरी से आईसी तक गया है उसको बोलेंगे वी बैट लाइन, और यही लाइन कभी कभी घूम के आपके 2GPA पे चली जाती है। 2GPA पे यहाँ से उठाते हैं लाइन, ठीक है, यहाँ से वहां पे भी शॉर्टिंग देखने को मिल जाती है। तो अभी क्या है कि अभी सिचुएशन क्या है कि आपके फोन पे जब बूट केबल लगाते हो तो आपको खाली ऑटो एम्पियर आ रहा है, ना कि पूरा कंजप्शन आ रहा है। आपको ये चेक करना है कि आपकी डीसी मशीन कितना खा रही है, कितना एम्पियर उठा रही है, ये समझना है। तो अभी एम्पियर था आपका मान लीजिए 1.53, इतना ही एम्पियर उठा रहा है डीसी मशीन, और जबकि आपने वहां पे लगाया है 3 एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेजेस में सेट किए हैं 4.20। तो अभी क्या करना है आपको कि ये शॉर्टिंग कैसे पता चलेगी, तो भाई सबसे इजी वे है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि अब यहाँ पे शॉर्टिंग चेक की और मिली भी आपको, तो इस कॉइल को निकालो, इसको निकाल दो बाहर तुरंत। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको इस कॉइल को निकाल देना, इसको अब निकाल दिया। अब मल्टीमीटर उठाओ और एक साइड में चेक करो जीआर है कि नहीं, यहाँ जीआर है कि नहीं। तो अगर शॉर्टिंग इस साइड में होगी तो तुरंत शॉर्टिंग दिखाएगा, जीआर नहीं दिखाएगा। अगर शॉर्टिंग इस साइड में है तो आपका तुरंत दूसरी साइड पे आपका शॉर्टिंग दिखाएगा, कहाँ पे, इस साइड में। फिर आप समझ जाना कि भाई आईसी तो ओके है जिस साइड में शॉर्टिंग नहीं है। अगर इधर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो कोई भी वोल्टेज इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत बीक्यू को उठा लेना है, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड पे शॉर्टिंग नहीं है, इस साइड पे, तो आपको इस साइड पे चेक करना है, दूसरी साइड पे। यहाँ पे शॉर्टिंग है तो अब सबसे इजी वे, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पे डाली थी, देख लेना। आपको क्या करना है, आपको सर्किट को, बोर्ड को अपने हाथ में रखना। अभी रोजिन वोजिन मत फैलाओ, ठीक है, कचड़ा पूरा नहीं फैला देना है। थर्मल कैमरा है तो बहुत इजी है, नहीं थर्मल कैमरा है तो सब अब समझो। अब क्या करेंगे, करना है मदरबोर्ड को सबसे पहले पता लगाना है कि शॉर्टिंग हमारे पूरे मदरबोर्ड में कहाँ से आ रही है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप बूट केबल का यूज कर रहे हो और बूट केबल में बीच में सर्किट लगा होता है ना, ओवरलोड सर्किट, जिसमें लाइट जलती रहती है, अगर वो वाली केबल आप यूज कर रहे हो तो आप शॉर्टिंग को कभी रिमूव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे डायरेक्ट केबल होनी चाहिए जिसके बीच में कोई भी सर्किट ना हो। रीजन ये होता है कि जब भी आप वोल्टेज को रखते हो ज्यादा तो वो क्या करता है, वो बीच में बूट केबल में बीच में जैसे मैकेनिक का है तो उसके बीच में एक डब्बी लगी होती है, वो डब्बी कंट्रोल करती है कि हाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है, हाई एम्पियर कंजप्शन को कंट्रोल करती है। तो ऐसे में आपकी हीट नहीं पता चलेगी। तो आपको 2 तारें निकाल लेनी है डीसी मशीन से डायरेक्ट, और एक वोल्टेज सेट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस यही वाला वोल्टेज, और एम्पियर सेट करना है 3। नोट कर लीजिएगा अगर जिनको नहीं पता, 4.2 वोल्ट होना चाहिए, और एम्पियर को रखो खाली 3 शुरुआत में, ठीक है, 3 एम्पियर से ज्यादा भी नहीं रखना। और डालो कहाँ पे, कॉइल बाहर निकली है, कॉइल के दूसरे सिरे पे रखो। और मदरबोर्ड को कहाँ रखना, अपनी पूरी हथेली को ऐसे हथेली को अब दिखा नहीं सकता हूँ कि हथेली जैसे पंजा होता है, पूरा पंजा सीधा करो और उस पे मदरबोर्ड रखो। मदरबोर्ड पे जैसे ही रखने के बाद आप वोल्टेज को इंजेक्ट करोगे, आपके हाथ में फील होगा कि गर्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे में रोजिन फैला के पूरा कचड़ा कर दिए, ठीक है। तो वैसे में अगर सही सर्किट भी आईसी के नीचे रोजिन चला जाता है तो आईसी फोन बन गया लेकिन फोन डेड है अभी भी।
फिर क्या करना पड़ता है, सीपीयू रिवॉल्व करो, पावर रिवॉल्व करो, क्लीनिंग करो। तो वैसा मत करो। ऐसे में जब पूरी हथेली पे आप वोल्टेज रखोगे तो जो भी साइड हीटिंग होगी वो हमें क्लियरली पता हो रही है कि भाई इस साइड में थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही। अब सोचो कि ये मदरबोर्ड में आपका मान लीजिए कि पावर आईसी के पास हीट हो रहा है, तो उल्टा सीधा करके दोनों साइड में रख लेना है कि कभी वीपीएच कॉइल पे रख लिया और कभी पावर आईसी के पास जो नीचे जैसे पलट के बोर्ड रखना। मान लीजिए कि ये वीपीएच कॉइल दूसरी साइड में लगी है, ये आईसी दूसरी साइड में लगी है, पावर हमारी दूसरी साइड में लगी है। तो एक बार यहाँ रख के ट्राई करो कि हीटिंग कहाँ से आ रही है। फिर हीटिंग नहीं समझ में आ रही कहाँ पे आ रही है, तो एक बार यहाँ पे ट्राई करो जो कैप लगे हुए पावर आईसी के पास, तो किसी एक कैप के पॉजिटिव सिरे पे, मैंने बताया था ना पॉजिटिव निगेटिव कैसे पहचान सकते हो, तो पॉजिटिव सिरे पे आपको रखना है। ठीक है, तो हीटिंग पता चल जाएगी। फिर जहाँ पे हीटिंग पता चल रही है आप उस जगह पे जा करके रोजिन फैलाओ, रोजिन फैलाओ, और तब आप मदरबोर्ड रखो नीचे, और नीचे रखने के बाद डालो वोल्टेज इंजेक्ट करो। जो चीज़ खराब होगी तुरंत आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक हैवी ज़्यादा वोल्टेज का कैप जो है वो शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, समझना इस बात को। ज़्यादा वोल्टेज का कैप जो है वो शॉर्ट कर जाता है ज़्यादा वैल्यू का। तो वैसे में सिचुएशन क्या होती है कि वो शॉर्ट तो है लेकिन हीट नहीं कर रहा है। ठीक है, हीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हीटिंग को चेक करने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा एम्पियर। वोल्टेज आप उतना ही रखो, लेकिन एकदम से एम्पियर नहीं बढ़ा देना है। ठीक है, एम्पियर को आप क्या करना है, 3 है आपका तो उसको 4 करके देख लो। तब भी नहीं हो रहा, तब लास्ट में 5 एम्पियर करना, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। आप मतलब इतनी देर ना रखना कि क्या है कि वो अगर कैप जो हीट नहीं कर रहा था वो हीट होना चालू होगा, लेकिन साथ में लगभग लगभग एम्पियर अगर कभी कभी क्या हुआ वो इंटरनली अगर जल गया तो आपकी लाइन की शॉर्टिंग अपने आप हट जाएगी। लेकिन शॉर्टिंग हटी, लेकिन आपके हाई वोल्टेज या हाई एम्पियर की वजह से पूरे मदरबोर्ड में वही दौड़ गया वोल्टेज और एम्पियर, तो फिर कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाएगा। और ऐसे में आप पता ही नहीं कर पाओगे कि अभी शॉर्टिंग हटी थी कि दोबारा शॉर्टिंग आ गई। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए लगा लगा के चेक करना है। इसको कंटिन्यूअस आपको डालना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। अभी लीकेज है तो कैसे लीकेज को चेक करेंगे। लीकेज में आपको वोल्टेज उतना ही देना है 4.20, और जो है आपको एम्पियर 3 से ऊपर नहीं रखना है। एक माइनर सी शॉर्टिंग होगी, लीकेज होगा तो धीरे धीरे हीट करेगा, आप धीरे धीरे उसको थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल होता है। लेकिन वाटर डैमेज हैंडसेट में अगर मान लीजिए कोई वाटर डैमेज है, या फिर अगर आप आई टेस्टिंग करोगे मदरबोर्ड को अच्छे से, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत सारे लोग बताते हैं अलग अलग वीडियोस में कि जो है लीकेज है, माइनर शॉर्टिंग है, माइनर से माइनर शॉर्टिंग है, तरीके ऐसे बताते हैं कि अच्छा खासा मदरबोर्ड चल निकलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या तरीका है आप यूज़ करो। जब भी वाटर डैमेज हैंडसेट होगा तो जो लीक कैप होगा वो अधिकतर क्या है, सड़ा सड़ा सा दिखता है। आप इस चीज़ को आई टेस्टिंग से फाइंड कर सकते हो। या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार वो हीट कर रहा है, तो उसका कलर जो है बीच का चेंज कर सकता है। तो इसकी वजह से आप माइनर शॉर्टिंग को पता लगा सकते हो, या फिर उस लाइन को मैनुअली आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर वहां पे आपका थर्मल कैमरा काम कर सकता है, या रोजिन वाला खेल आपका नहीं चल सकता। इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टिंग था। अगर अब आप समझना, इस कॉइल को अगर आपने नहीं निकाला और परमानेंट वोल्टेज इंजेक्ट किया तो आपकी ये बीक्यू खराब होने के पूरे चांसेस हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि शॉर्टिंग तो रिमूव हो गई हाई वोल्टेज डालने के बाद, लेकिन चार्जिंग जब लगाते हैं तो फेक चार्जिंग आ जाती है। फिर बीक्यू को चेंज करना पड़ता है, फिर आपकी चार्जिंग चालू होती है। ठीक है, तो ये वीपीएच और वीपीएच की शॉर्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं इस लाइन में और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान देना कि आपका जो 22 नंबर पिन है, 22 नंबर पिन से एक वोल्टेज आउट होता है जो कि इसी वी बस या पीएमआईडी से ले लिया जाता है आईसी के अंदर ही, आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो 4.7 के आसपास का वोल्टेज या 4.89 जो भी हो, ये वोल्टेज उठाया जाता है 22 नंबर पिन से, और इस लाइन को बोलते हैं REGN। REGN रेगुलर एन वोल्टेज। ठीक है, और ये जाता है सीधा सीधा 11 नंबर वोल्टेज, 11 नंबर पिन पे, यहाँ पे 11 नंबर पिन पे, वो भी इंटरनली। ठीक है,
और यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके जाके ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इस लाइन को 11 नंबर को बोलते हैं टीएस। ठीक है, थर्मल सेंस की लाइन होती है टीएस। बीच में आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आगे लगा हुआ है डिवाइडर सर्किट। दो बड़ी वैल्यू के 10K प्लस 10K के दो रजिस्टर R2 और ये R1 स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो तो, ठीक है, R2 और R1 लगे हुए हैं काहे लिए, वोल्टेज को आधा करने के लिए। ठीक है, दो डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज आएगा, अभी मैं बताऊं कि वो सेटअप नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि A13 में इस जगह पे थर्मल सेंस वाली लाइन पे आपको 2.7 2.6 वोल्टेज आपको हमेशा मिलेगा, और साथ में एक थर्मिस्टर भी यहीं पे जोड़ के रखा गया है। ठीक है, R2 की जगह पे यहाँ पे थर्मिस्टर लगा दिया उन्होंने कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो थर्मल सेंस करेगी लाइन, यहाँ पे भी, और ये भी थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये कम ज़्यादा ये हीट करेगी तो ये यहाँ पे चेंज करेगा और अपनी वैल्यू को और वोल्टेज को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, तब आईसी भी सेंस करना चालू कर देगी कि भैया प्रॉब्लम है। तो A13 में यहाँ पे थर्मिस्टर लगाया है और 9A में नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये लाइन बनी काहे लिए है, क्यों बनी है, ये बनी है आपकी फास्ट चार्जिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से पहले ये आया, फिर यहाँ पे थर्मल सेंस पे गया, फिर आगे आपकी यही लाइन पी सेल पावर सोर्स सिलेक्शन का काम कर रही है, पावर सोर्स सिलेक्शन का, और जिसको चेक कर रहा है, जिसको एनेबल करेगा आपका सीपीयू। अब यहाँ पे फिर ध्यान देना कि यहाँ पे अंदर मॉसफेट वाला खेल है, अंदर इसके मॉसफेट लगा है। पावर सोर्स सिलेक्शन एनेबल कब होगा, यहाँ पे 2.4 एम्पियर तक की चार्जिंग कराई जा सकती है। हालांकि इस फोन पे 9A पे नहीं है, लेकिन किसी दूसरे फोन पे अगर ये लगाई गई तो इसकी क्षमता 2.4 एम्पियर तक की हो सकती है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपका ये ध्यान देना कि एक 10K का रजिस्टर इस लाइन पे लगाया गया है, इस लाइन को ऑलरेडी बंद करने के लिए, पुल अप करने के लिए। अब आप सोचना, यहाँ पे ये ऑलरेडी वोल्टेज आता ही रहता है, ठीक है, आता ही रहेगा, ये वोल्टेज कंटिन्यूअस यहाँ पे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मॉसफेट लगा है उसके लॉजिक को हाई रखने के लिए, कि हमेशा 1 पे रहे तो ये ट्रिगर ना हो। फिर ये लाइन जो आपकी गई हुई है, ये गई है सीपीयू के अंदर। अब जैसे ही यहाँ सारी चीज़ें आपकी ओके मिलती हैं, तो सीपीयू इस लाइन को तुरंत एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, पावर सोर्स सिलेक्शन ऑन कर देगा इस लाइन को, और आपकी फास्ट चार्जिंग चालू हो जाएगी, बूस्ट कैप पे बूस्टिंग चालू हो जाएगी, और आपके यहाँ पे एम्पियर बढ़ेंगे, वापस में जो आते हैं एम्पियर बढ़ेंगे, और यहाँ पे चार्जिंग चालू हो जाएगी। एम्पियर बढ़ाने के लिए लाइन इंटरनली भी कनेक्ट हो सकती है, एक तो ये चार्जिंग दे रहा है, दूसरा इसी के अंदर से पावर सोर्स सिलेक्शन से जो भी लाइन कनेक्ट है, या यहाँ से जो भी वोल्टेज जा रहे हैं यहाँ से, वो इस बैटरी की लाइन पे जोड़ दिए गए हैं। वो तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन आप इतना समझ लो कि यहाँ पे एम्पियर बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही ये लाइन ट्रिगर होगी, एम्पियर बढ़ाएंगे, तभी बैटरी आपकी हाई एम्पियर से चार्ज होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यही वोल्टेज उठा के यहाँ पे भी डाला गया है। ठीक है, रेगुलर एन, और लिया कहाँ गया है, इंटरनली, वो पीएमआईडी से भी ले सकते हैं या फिर आपके वी बस से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आईसी के अंदर का मामला है, बाहर नहीं आप समझ सकते हो। तो ये रेगुलर एन की लाइन यहाँ पे आएगी। इतना ध्यान देना कि ये अगर यहाँ पे आई डिवाइडर सर्किट से जुड़ के, अगर यहाँ पे ये R1 R2 खराब हैं, तो आपकी थर्मल एरर आ सकती है, चार्जिंग एरर आ सकती है, या फास्ट चार्जिंग एनेबल नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर यहाँ पे आपका ये देखना है कि ये 10K का रजिस्टर है, लॉजिक हमेशा 1 में होना चाहिए। जब सीपीयू चाहेगा, जब सारी चीज़ें उसको ठीक ठाक समझ में आएंगी, तब वो अपने अंदर से इस लाइन को एक्टिव करेगा। तो जैसे ही एक्टिव करेगा, वैसे ही ये पावर सोर्स सिलेक्शन आपका ऑन हो जाएगा, और इसी के अंदर से वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, वोल्टेज बूस्ट होंगे, और आपकी ये हाई एम्पियर से बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक लाइन यहाँ पे और होती है, और उस पे भी एक 10K का रजिस्टर पुल अप करके रखा गया है। इसको बोलते हैं पीजी। ठीक है, कहीं कहीं पावर गुड लिखा हुआ मिलेगा,
किसी दूसरे सर्किट पे जाएंगे तो CBL पावर n के नाम से मिलेगा। इस लाइन का मतलब क्या है? और क्वालकॉम में ये लाइन जो है वहाँ पे VCDT नहीं जाती है। तो ये सिस्टम ओके आपने पढ़ा होगा कि बॉल वाली आईसी में सिस्टम ओके होता है, या किसी हैंडसेट में आपका पीजी की लाइन कनेक्ट होती है, CBL पावर n कनेक्ट होती है आपके पावर आईसी में, तो ये यही लाइन आपकी पावर आईसी को ट्रिगर कर देती है क्वालकॉम चिपसेट में, अगर ये भी क्वालकॉम में लगाई जाए। लेकिन मीडियाटेक में लगाई गई है तो वहाँ पे VCDT को भेजा गया और इस लाइन को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है CPU में। तो ये जगह जगह अलग अलग रोल क्या निभाती है? ये निभाती है कि जब भी आपका फ़ोन ऑफ मोड में होता है, फ़ोन ऑफ है आपका, तो क्या है कि यहाँ पे पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप चार्जर लगाओगे तो आपकी आईसी ट्रिगर होगी VCDT के थ्रू। VCDT ने आईसी को ट्रिगर किया, वैसे ही फटाफट से CPU, ये पावर आईसी यहाँ पे 1.8 तुरंत होती है प्रक्रिया। मैंने A13 में चेक किया, तुरंत होता है ऑफ मोड में, तुरंत 1.8 आता है और फिर तुरंत ही CPU इसको लॉजिक लो करके क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। पावर गुड आपका जो है ये CBL पावर n लाइन ऑन हो जाती है, और जैसे ही ऑन होगी आपके फ़ोन की चार्जिंग शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये लाइन कब काम करती है? ये लाइन आपकी काम करेगी भाई साहब ऑफ मोड में, खाली ऑफ रहेगा तब। आपका जब फ़ोन ऑफ कंडीशन में रहता है तभी ये लाइन ट्रिगर करता है पावर CPU। जब ऑन रहता है आपका फ़ोन, जब ऑन होता है तो ये लाइन आपकी साइलेंट मोड में रहती है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, यहाँ पे लॉजिक 1 चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ऑन में हम चार्जिंग लगाते हैं तो भाई ऑन में फ़ोन हमारा कैसे चार्ज होता है, इस चीज़ को समझना है। लेकिन ये लाइन 2 तरीके से आपकी काम करती है, आप ध्यान देना। अभी मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि ये फिर कैसे एक्टिव हो जाती है आपकी लाइन। आगे बढ़ते हैं। आपका 7 नंबर जो है, 7 नंबर ये वाली पिन, इस पे INT इंटरप्ट वाली पिन, इंटरप्ट आप समझ लो, या इनिशियल पिन होती है, तो इस पे भी एक 10K का रजिस्टर लगा के पुल अप किया गया है और ऑन ऑफ जोड़ दिया गया है आपके CPU से। तो जब आप फ़ोन को ऑन करते हो तो ये वाली पावर CBL पावर n वाली लाइन साइलेंट रहती है, ये कोई भी हरकत नहीं करती है ऑन मोड में, बिल्कुल साइलेंट रहती है। लेकिन ये वाली लाइन तुरंत एक्टिव हो जाती है ऑन मोड में चार्जिंग कराने के लिए। तो अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा फ़ोन ऑफ मोड में चार्ज हो रहा है लेकिन ऑन में नहीं चार्ज हो रहा है, या फिर हमारा फ़ोन ऑन होने में सिंबल आ जाता है, चार्जिंग चालू हो जाती है, बैटरी उठाने लगता है, लेकिन वो ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों का रोल है कि ऑफ के लिए आपकी CBL पावर n चलेगी और ऑन मोड के लिए आपकी इंटरप्ट वाली लाइन ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन को रखते हो और रखने के बाद आपका फ़ोन थोड़ी देर में सो जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी यही वाली लाइन CBL पावर n फिर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि फ़ोन स्लीप मोड में चला जा चुका है। तो जब स्लीप मोड में जाएगा तो CPU इसको तुरंत बंद करेगा और इस लाइन को तुरंत एक्टिव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक को लो करेगा और ये आपकी पावर गुड वाली लाइन जो 3 नंबर की एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पे देखना इस चीज़ को, 7 नंबर और 3 नंबर ऑन और ऑफ मोड में, इसको ध्यान से देखना। लेकिन अगर A13 के सर्किट में बात करें तो अब वही वाली चीज़ सामने आने वाली है जो मैंने बताई थी। A13 में इसका क्या रोल है, यहाँ पे देखना। A13 कहाँ गया, A13 का स्कीमेटिक, A13 का कंपोनेंट स्कीमेटिक। ठीक है, A13 में आपका 3 नंबर और 2 नंबर में DM और DP जुड़ा हुआ है। ठीक है, DM और DP। तो अब ये DM DP कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये फास्ट चार्जिंग के लिए या कैसे काम करेंगे? तो जो सिंगल चार्जिंग है इनकी, मैंने बताया कि वो लगाते ही एक ऑन सर्किट को ऑन करा दिया जाता है, चार्जिंग को CPU इनेबल करता है, वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रोल क्या होता है कि यहाँ पे अब वही वाली चीज़ आ गई, चार्जिंग DN। ठीक है, ये लाइन आपकी, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आई कहाँ से है। यहाँ से देखिए ये लाइन आई है और क्या करता है CPU, इस लाइन को ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे लॉजिक लो चल रहा है। ठीक है, लॉजिक लो चल रहा है, जैसे ही
सैमसंग में ये चीज़ उल्टा देखने को मिल सकती है, लेकिन अदर फ़ोन में कभी-कभी डीएमडीपी पे लॉजिक हाई रहता है, सीपीयू लो करा के चार्जिंग को फास्ट करा देता है। तो लो हाई उस मॉसफेट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके सर्किट के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने A13 में ये चीज़ चेक की, तो वहाँ पे बिल्कुल लाइन में कोई वोल्टेजेस नहीं है। अभी आप देखना कि ये लाइन यहाँ से निकल करके, अब डीपी वाली लाइन तो सीधा चली गई है, इस पे कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया। देखना ये सीधा कनेक्ट है आपकी बीक्यू से, चार्जिंग आईसी से। ये देखो ना, डीपी लिखा हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ। इस पे कुछ भी जुड़ा नहीं है, ठीक है। ये जुड़ा है और आगे जा करके ये जुड़ा है, और यहाँ से आकर के एक साइड कनेक्टर का है, एक साइड, और एक साइड इस साइड में आपका सीपीयू से लाइन आई हुई है। तो जो सीपीयू से लाइन आई है, बीच में रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में, और यहाँ से जा करके ये चार्जिंग निगेटिव डीएन, ये चार्जिंग के लिए इस फंक्शन को यूज किया गया। तो अब ये डाटा ट्रांसफर के लिए कैसे एक्टिवेट होगा और चार्जिंग के लिए एक्टिवेट कैसे होगा? तो ये जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे लॉजिक लो या हाई होता है, तो कंप्यूटर से जो पीसी से वोल्टेजेस निकलते हैं वो दोनों के दोनों सीपीयू में चले जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव वाले। तो कंप्यूटर को पता चलता है कि भाई दोनों जगह पे वोल्टेज आए, इसका मतलब कनेक्टर में जो है कंप्यूटर में लगाया गया। लेकिन जब आप कंप्यूटर से हटा करके अपना चार्जर लगाते हो और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आता है, कोई भी वोल्टेज, तो क्या होता है कि उस टाइम पे जब आप चार्जर लगाए तो चार्जर के साथ में यहाँ पे देखना आपका एक लाइन और निकलती है एक चार्जर की। तो ये सीधा सीधा है, इस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, चार्जर के वी बस से नहीं कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन जो आपकी ओवीपी से निकला था, इस पे सेम टू सेम हूबहू उतना ही वोल्टेज निकलता है जितना आपका आउटपुट में 5.0 निकलता है। तो अब ये रोल कैसे प्ले कर रहा है इसको समझना जरा। वी डिटेक्शन, ये लाइन सीधा कहाँ गई है? आपके इस मॉसफेट में। यहाँ पे रास्ते में एक मॉसफेट लगा हुआ है, देखना। और एक सिरा ड्रेन है, एक सिरा सोर्स है, और एक सिरा गेट है। एक मॉसफेट और लगा है, उस पे ड्रेन, इसका जो डिटेक्शन वाली लाइन है, इसका ड्रेन यहाँ पे जुड़ा है, सोर्स यहाँ पे जुड़ा है, ग्राउंड, और गेट जुड़ा है सीपीयू से, डीएन कंट्रोल ये भी है। तो अभी क्या होता है, जब आप चार्जर लगाते हो तो एक चार्जर का वी बस वाला उठ के सीधा चार्जिंग की आईसी के अंदर चला जाता है। लेकिन ओवीपी से वी डिटेक्शन का एक 5 वोल्ट फिर आता है, बीच में रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर से थोड़ा सा वोल्टेज कम होता है, और कम होने के बाद इसके गेट को आके ट्रिगर कर देता है। आप देखना नेगेटिव वाली लाइन के गेट को आकर के ट्रिगर करता है। जैसे ही इसके गेट को ट्रिगर करेगा, ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ जाएंगे, और जो लो लॉजिक था वो लॉजिक हाई में बदल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज तुरंत आ जाते हैं, ठीक है, वोल्टेज आ जाते हैं। अब एक साइड में वोल्टेज था, एक साइड में नहीं था, तो जो सीपीयू के साइड में वोल्टेज था और आपकी बीक्यू के साइड में वोल्टेज नहीं था, जैसे ही आपने चार्जर पे लगाया तो यहाँ पे इसके गेट को ट्रिगर किया, तो आपकी ये लाइन जो है तुरंत आपस में ड्रेन सोर्स जुड़ेंगे। तो आपकी जो आईसी का ये डीएम है, ये वाली लाइन पे लॉजिक हाई हो जाएगा, और लॉजिक हाई होगा तो सीपीयू को भी हाई लॉजिक पता है कि एक दूसरे से जुड़ गए। तब आपका क्या होगा, सीपीयू फास्ट चार्जिंग को पावर सोर्स सिलेक्शन, यानी उसने सेलेक्ट कर लिया कि ये चीज़ सेलेक्ट हो चुकी है, अब फास्ट चार्जिंग करानी है, तब आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग वाला फीचर इनेबल हो जाता है। अगर इस लाइन को, ओवीपी को आपने बाईपास किया, तो यहाँ पे ये गेट जो है ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने वोल्टेज को हटा दिया, ठीक है, वोल्टेज को हटा दिया तो इसका गेट ट्रिगर नहीं हो पाएगा, और आपका पावर सोर्स सेलेक्ट नहीं होगा, और सेलेक्ट नहीं होगा तो फास्ट चार्जिंग आपकी चालू नहीं होगी। तो जब भी A13 की ओवीपी को बाईपास करें तो साथ में क्या करना है इसको जरूर समझ लीजिए। जो आप A13 की ओवीपी को बाईपास करेंगे तो आपको किस तरीके से करना, ध्यान देना। 3 बॉल हैं, एक ये वाली बॉल जो है ये आपकी हो गई वी डिटेक्शन की, ठीक है, जो यहीं से निकल के आगे जा रही है, और यहाँ जा करके ध्यान देना इस लाइन को, आगे गई है, आगे जाने के बाद इस मॉसफेट पे जुड़ी है, और एक आगे जाके इस मॉसफेट पे जुड़ी हुई है, 2 जगह जुड़ी हुई है। और ये क्या है, डीएन कंट्रोल है, तो नेगेटिव का है, ठीक है। अब इसका ये ओवरलोड या प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, इसको भी समझाता हूँ। लेकिन ये जो है ये पावर सोर्स सेलेक्ट के लिए बनाई गई है, तो इस पे देखिएगा, इस पे आके जुड़ी हुई है, इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए। और ड्रेन और सोर्स में क्या जोड़ा गया है, तो जो चार्जिंग का डीएन है वो एक कॉइल
के थ्रू, यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू आपके चार्जिंग कनेक्टर से आया हुआ है। लेकिन दूसरा साइड जो है आपका, ये जो जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा है इससे, और ये जो लाइन आगे गई है चार्जिंग कनेक्टर प्लस सीपीयू से जोड़ी गई है, ये लाइन आपकी डेटा ट्रांसफर के लिए, और ठीक है, डेटा ट्रांसफर के लिए भी जोड़ी गई है। तो ये सीपीयू से आगे जाके जुड़ी है और प्लस उधर से कनेक्टर से भी आके जुड़ी हुई है। तो आगे इस साइड में ये जुड़ा है यहाँ पे। तो जो ये लाइन जाके चार्जर लगाया, तो ये लाइन यहाँ से जा करके इस रजिस्टर के दूसरे सिरे से जा करके इसके गेट को जो है ट्रिगर कर देगी, इसके गेट को ट्रिगर करेगी, तब ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ेंगे और पावर सोर्स सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपकी फास्ट चार्जिंग चालू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप देखना इसको क्या करना है। फोन आया तो अगर ओवीपी आउटपुट नहीं दे रही है, ठीक है, पहले तो मैं सलाह दूंगा कि ओवीपी को चेंज करो, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन सर्किट को खत्म कर रहे हो, प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है। ऐसे में अगर दोबारा आई तो हो सकता है उधर मॉसफेट खराब हो जाए या फिर ये चार्जिंग आईसी खराब हो जाए। लेकिन एक साइड में मान लीजिए आपको जुगाड़ करना ही है, आपने ठान लिया है, तो आपको एक पिन, दूसरी पिन और तीसरी पिन, इन तीनों को, बीच वाली तीनों को आपस में जोड़ देना है। इन तीनों को आपस में जुड़ा होना चाहिए। आप इसको मत भूल जाना, जिसको नहीं जोड़े तो आपकी टेम्परेचर एरर आएगा, आपकी फास्ट चार्जिंग शो नहीं होगी, वहां पे फास्ट चार्जिंग चलेगी नहीं, ठीक है। तो A13 में ओवीपी बाईपास करने से ये इशू आता है। अभी यहाँ पे एक चीज देख लेना कि ये जो लगा हुआ है, एक और मॉसफेट लगा है और यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है ग्राउंड। तो अभी ध्यान देना कि ये क्यों बनाया गया। जब फास्ट चार्जिंग को बंद करना होता है तब क्या होता है, सीपीयू अपने अंदर से यहाँ पे वोल्टेज डालेगा, ठीक है, लॉजिक को हाई कराएगा, यहाँ पे वोल्टेज भेजेगा। और ये आपका कौन से चैनल का है, कोई बता सकता है? ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट लगा है और ये लगा है, कौन बताएगा? अनम्यूट करो और बताओ तो मुझे भी पता चले। हैं? सर ग्राउंड है तो पी चैनल सर, ग्राउंड है तो ये चैनल एम चैनल है, पी चैनल सर, एम चैनल एन चैनल है, एन चैनल है, हाँ। पोस्टर से एक्टिव हो रहा ना, एन चैनल है पोस्टर से। इसका जो देखो ये चीज सिखाई थी, ये जो लगा हुआ ना ये वाला स्टॉपर, तो ये बाहर के साइड में है, गेट के साइड में, तो हमेशा ये जो है आपका एन चैनल है, इधर आपका पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से एक्टिवेट करेंगे ना भाई, ये तो मैंने सिखाया है कि नेगेटिव को पॉजिटिव वोल्टेज से ट्रिगर कर देंगे। तो यहाँ सीपीयू अपने अंदर से वोल्टेज भेजेगा, तो ये आपका ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ट्रिगर होगा, ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। जब ये गेट ट्रिगर होता है तो ड्रेन सोर्स जुड़ जाते हैं आपस में। तो जो भी यहाँ पे था ग्राउंड, वो दौड़ के यहाँ पे चला आया, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे चला आया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो पहले तो ये सर्किट बंद कर देगा, तुरंत हो जाएगा ना बंद, क्योंकि इसको तो ट्रिगर कर रहा था ये। तो यहाँ पे ये ओवरलोड के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर चार्जिंग को स्टॉप कराना है और बीक्यू लगी है, ऐसे में अगर ये जब स्टॉप कराएगा तो आपका चार्जर ही बंद हो जाएगा। ओवीपी आपने बाईपास कर रखी है, चार्जर की लाइटें बंद हो जाएगी, हो सकता है आपका फोन रीस्टार्ट कर जाए, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। ओवीपी को बाईपास करने के बाद ये कंडीशन आ सकती है कि जब भी फास्ट चार्जिंग को सीपीयू अपने अंदर से डिसेबल करेगा, ये डिसेबल करने के लिए है, कंट्रोल के लिए। तो जब भी ये आएगा तो ये और ये आपस में जुड़ेंगे, तो आपका ड्रेन और सोर्स जो है वो यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा। फिर जब गेट बंद कर देंगे तो ड्रेन और सोर्स बंद हो जाएगा, गेट और सोर्स बंद हो जाए, ड्रेन और सोर्स, तो आपकी जो है पावर सोर्स सिलेक्ट नहीं होगी और आपका फोन फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, रुक जाएगा उतने में, ठीक है। ये सिचुएशन होती है, प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है दूसरा वाला मॉसफेट यहाँ पे, ठीक है। एक ये लगा है पावर सोर्स सेलेक्ट करने के लिए और ये लगा हुआ है डीसेलेक्ट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, बंद करने के लिए। तो ये सर्किट यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। अभी आगे की पिन को हम समझ लेते हैं कि बाकी की पिन जो है यहाँ पे वो कैसे काम कर रहे हैं। सब जगह मॉसफेट का खेल है भाई, ठीक है। आगे 9 नंबर पिन पे अभी क्या है, 9 नंबर पिन पे इतना सब कुछ समझाया है, लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई, उसको तो पहले समझो कि सीई लिखा हुआ मिलेगा। सीई इसका फुल फॉर्म है चार्जिंग इनेबल, ठीक है। ये पिन 9 नंबर पे हमेशा जुड़ी होती है। और यहाँ पे मैंने जो पहले बताया था कि आपको देखने को मिल सकता है इस सर्किट में, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 किलो ओम के 10 किलो ओम के रजिस्टर को ऑलरेडी ग्राउंड से जोड़ा गया है कि जब भी आप चार्जर लगाओ तो किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है,
ठीक है, परमिशन की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी चार्जिंग को इनेबल कर दो, ऐसा भी सर्किट होता है। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे इसी को दूसरे तरीके से चेंज करें तो एक पावर आईसी हो, पावर आईसी के पास एक 10 किलो का रजिस्टर लगाओ 10 किलो ओम का, और वहां से पावर आईसी आके इसके लॉजिक को हाई कराए। ठीक है, और इस लाइन को जोड़ दिया जाए सीपीयू से, और सीपीयू जब चाहेगा इसको ऑन करेगा और ऑफ करेगा। अब सीपीयू भेजेगा अपने अंदर से ग्राउंड नेगेटिव, तब भी ये सर्किट काम करेगा, चाहे सीधा करके देख लो चाहे उल्टा करके देख लो। तो इसके अंदर जो मॉसफेट लगा है, जो इनेबल का मॉसफेट है, इनेबल करने के लिए उसका गेट तय कर रहा है कि यहाँ पे किस टाइप का सर्किट लगाया जाए। ठीक है, यही चीज मैंने पढ़ाई थी मॉसफेट में, इस चीज को तभी मैं कह रहा था भैया मॉसफेट को रट लो, नहीं तो इसको रटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक 10K का रजिस्टर लगा करके इसको परमानेंट इनेबल कर दिया गया कि भाई आप इनेबल रहो, लेकिन जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाएगी तो आपकी ये दोनों लाइनों से सीपीयू भाई साहब को पता चलेगा कि भैया सीपीयू को पता चला कि चार्जिंग फुल हो चुकी है, तो सीपीयू क्या करेगा, अपनी इस लाइन को तुरंत यहाँ से कंट्रोल करेगा और लॉजिक को क्या करेगा, हाई करेगा, वोल्टेज भेजेगा 1.8 का 1.8 का वोल्टेज जैसे ही इसके मॉसफेट में आईसी के अंदर जो लगा है, इसके अंदर जैसे ही पहुंचेगा आईसी की चार्जिंग जो है वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 9A का सर्किट ओपन करके देखें या जो भी सर्किट है उसको देखें तो यहाँ पे आप देखना लिखा है कि सीई अगर लॉजिक 0 है तो चार्जिंग इनेबल रहेगी, और अगर सीई चार्जिंग इनेबल 1 अगर चार्ज 1 लॉजिक हाई हो गया तो आपके अंदर का मॉसफेट बंद हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगी डिसेबल। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना कि एक 10K का रजिस्टर को लगा करके इन्होंने चार्जिंग को परमानेंट ऑन कर दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, इस लाइन को लगाया गया है सीपीयू के जीपीआईओ सेक्शन में, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट उसको बोलते हैं। तो जीपीआईओ सेक्शन से कंट्रोल किया जा रहा है कि जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाए अब वो सीपीयू क्या करेगा, इस लाइन पे वोल्टेज भेज देगा, अंदर के मॉसफेट के गेट को ट्रिगर करेगा कि भैया डिसेबल करा देगा कि लॉजिक को हाई करा दिया, अब मॉसफेट अपने गेट को बंद कर देगा, और बंद कर देगा तो जो चार्जिंग का आउटपुट हो रहा था, जो यहाँ पे चार्जिंग चल रही थी वो तुरंत स्टॉप हो जाएगी, और जो फास्ट चार्जिंग चल रही थी, जो फास्ट चार्जिंग का पावर सोर्स सेलेक्ट चल रहा था A13 में, तो वो क्या करेगा, वहां पे नेगेटिव वो पॉजिटिव भेजेगा, तो पॉजिटिव जैसे ही भेजेगा भाई दोनों सर्किट को बंद करना पड़ेगा ना, एक फास्ट चार्जिंग वाले का और एक मेन चार्जिंग वाले का। तो यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग का है वो डीईटी वाली ये जुड़ी है, तो ये यहाँ से बंद कराएगा इसको, डीएन कंट्रोल से इसको बंद कराएगा यहाँ से, तो जो सोर्स सिलेक्शन हुआ वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। और अभी यहाँ पे देखना ये जो सीई वाली पिन है ये वाली, इस पे जुड़ा हुआ है एक मॉसफेट। ठीक है, ये मॉसफेट जुड़ा हुआ है, अब एक मॉसफेट के एक साइड पे पुल अप करके रखा गया, तो यहाँ पे जैसे ही चार्जिंग इनेबल के लिए वही वही चीज है कि ये नेगेटिव से एक्टिव हो रहा है या पॉजिटिव से ट्रिगर कर रहा है। तो एन चैनल वाले को जोड़ेंगे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक पुल अप लगाया गया, तो इस लाइन को पुल अप रजिस्टर पावर आईसी से पुल अप किया गया, तो अभी इसके अंदर का जो गेट है वो लॉजिक 1 पे है, यानी कि डिसेबल है। ठीक है, अभी इसको ऑन करना होगा जब सीपीयू को कि चार्जिंग चल जाए। ठीक है, चार्जिंग चलने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ पे इसके गेट पे, अब देखो यहाँ पे भी एन चैनल लगा है, तो एन चैनल पे यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज डालेगा सीपीयू, ये A13 में चेक करना इस सर्किट को 100% मिलेगा। अब मैं वही परेशान हूँ कि यह दिखा नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि कल ये चीज लाइव दिखाऊं आपको कि कैसे कैसे इनेबल और डिसेबल हो रही है। तो जब यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के रखोगे बजर रेंज में, डायोड मोड में लगाना, डायोड मोड में पहले, और आप लगाना चार्जर, तो इसके गेट पे जैसे ही मल्टीमीटर रखोगे ना, जैसे ही चार्जिंग इनेबल होगी यहाँ पे तुरंत GR 500 से नीचे जा करके 16, 17, 18 पे चला जाता है GR, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज आएगा ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो सोर्स के साइड में है ग्राउंड जो कि यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज के ऊपर भारी पड़ता है, नेगेटिव हमारा भारी रहेगा। ठीक है, अगर किसी पॉजिटिव लाइन में नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ना कि पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव जोड़ दे तो वो पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो
पॉजिटिव पे नेगेटिव हमारा भारी रहता है। तो जो सोर्स पे आपका ग्राउंड जुड़ा है, जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ये सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो यही ग्राउंड दौड़ के आपके इस 9 नंबर पिन पे भी पहुंच जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी जो वोल्टेज आ रहा था इस पे लॉजिक 1 था, जैसे ही ग्राउंड होगा लॉजिक लो हो जाएगा, और लो हो जाएगा तो इसके अंदर का मॉसफेट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये A13 का सर्किट है, इसमें इस तरीके से काम किया गया। लेकिन A13 वाली आईसी आपकी 9A में रिप्लेस हो जाती है, ये भी आप ध्यान देना। आप लगा सकते हो, मैंने लगा के चेक किया, काम हो रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो ये दो सर्किट थे जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं इनेबल डिसेबल में, और पूरा लॉजिक लो और हाई का खेल चल रहा है। अगर लॉजिक लो हाई समझ गए तो फोन को रिपेयर कर पाओगे। अभी बाकी की पिन को हम समझ लेते हैं फटाफट से। एक यहाँ पे आप ध्यान देना, 5 नंबर और 6 नंबर I2C प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। तो इस आईसी से काम करवाने के लिए मालिक जो है, तो जैसे बैल नहीं होता है तो बैल के दोनों साइड से रस्सी बांध के चलते हैं, खींचते हैं, चल इधर चल, चल उधर चल, तो दोनों रस्सियां समझ लेना वही है, कंट्रोल सीपीयू खींच खींच के कंट्रोल कर रहा है भैया, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। तो ये 5 नंबर और 6 नंबर आपका I2C प्रोटोकॉल हर जगह कनेक्ट होता है, इसी से कोई ना कोई प्रोटोकॉल, तो ये भी कनेक्ट है, ये सीपीयू से जुड़े रहेंगे। अगर ये प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम आ गई तो आपका ये पूरा सर्किट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। आप इस चीज को ध्यान देना कि आईसी आपकी काम नहीं करेगी चार्जिंग सिस्टम के लिए। फिर आपका एक 4 नंबर पिन होता है, ये 4 नंबर एलईडी नोटिफिकेशन के लिए, कहीं कहीं ये है और कहीं कहीं एनसी है, ठीक है। तो एनसी कब होगी, जब आपके फ़ोन पे एक एलईडी लगी होती है जो चार्जिंग का इंडिकेशन देती है। चार्जर लगाए तो लप 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 दप जल बुझ ऐसा करती रहती है, ठीक है। तो वो काम करती है ये वाली लाइन आपकी एलईडी नोटिफिकेशन की, और ये लाइन आपकी सीपीयू से कनेक्ट होती है, यहाँ पे भी सीपीयू से कनेक्शन होता है। तो ये एलईडी के लिए स्टेटस देने के लिए, ये स्टेट का मतलब है स्टेटस देती है नोटिफिकेशन के लिए। 4 नंबर पिन। अभी एक लास्ट पिन, यहाँ पे 8 नंबर और 10 नंबर अधिकतर एनसी पाए गए हैं, ठीक है। अब एक लास्ट 12 नंबर पिन, और इस पिन का नाम होता है क्यू ऑन, ठीक है। क्यू ऑन यानी कि मॉसफेट से ऑन ऑफ काम कराया जाता है। तो इस पिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर ये क्या होता है। कि जब भी आप देखिए, हमारा जो फ़ोन होता है उसकी पावर की 2 जगह से जुड़ी होती है, ठीक है। बीच में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि जो पावर की होती है वो एक इस 12 नंबर पिन से आके जुड़ी हुई है, और एक बीच में रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। दूसरी जुड़ी होती है पावर आईसी से, पावर आईसी से, ठीक है, यहाँ पे। तो जब हम फोन को ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो पावर आईसी के साइड से जा करके ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। पावर की आपकी ये हो गई पावर की। तो यहाँ पे ये जो है ट्रिगर करने के लिए पावर आईसी से जोड़ी गई है। बटन दबाया, फोन ऑन हुआ। जैसे ही फोन ऑन हो गया, फोन चालू है, लेकिन अगर आप अपने फोन को बंद करना चाहते हो तो उसको लगातार, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा फ़ोन हैंग कर गया, टच बंद हो गया, सब कुछ चलना बंद हो गया, तो हम उसको क्या करें, डायरेक्ट रीस्टार्ट करा दें, ऐसा कोई ऑप्शन हो। तो पहले के ज़माने में बैटरी निकालने का ऑप्शन था, ठीक है। बहुत सारे फ़ोन होते थे, जैसे सोनी का फ़ोन आता था, वन प्लस के फ़ोन आते थे, तो एक होल बना दिया जाता था अंदर, और उस होल के अंदर जैसे हम सिम इजेक्ट करते हैं ना, तो सिम इजेक्टर डाल के ठेलते हैं तो सिम बाहर निकल आती है, वैसे एक होल बना दिया जाता था और अंदर एक बटन बना दी जाती थी। तो उस होल में जैसे ही हम कुछ डालते थे और प्रेस करते थे तो हमारा फ़ोन तुरंत ऑटो रीस्टार्ट हो जाता था। अब आज के ज़माने में इस तरीके के सर्किट बन गए हैं कि यहाँ पे मॉसफेट से कराया जा रहा है। तो मॉसफेट अंदर जो लगा है वो क्या करेगा, जब अब आप बहुत देर तक इस बटन को प्रेस करेंगे पावर की को, तो मॉसफेट क्या करेगा, मॉसफेट के अंदर का लॉजिक चेंज होता रहेगा, और चेंज होगा तो वो क्या करेगा, इस लाइन को कुछ सेकंड के लिए बैटरी का कनेक्शन काट देगा। कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड भर भी अगर काट दिया तो आपका फ़ोन तुरंत रीस्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, बैटरी वाले कनेक्शन को, ठीक है। तब आपका फ़ोन रीस्टार्ट कर देगा। या फिर मॉसफेट का दूसरा सिस्टम भी है कि वो हो सकता है इस लाइन को कुछ सेकंड के लिए ग्राउंड से ट्रिगर करा दे, ग्राउंड से जोड़ दे। तो आप चार्जर भी लगाए हो
तो आप सोचो कि चार्जर लगाया हो तो अगर इसको डिस्कनेक्ट करेगा तो आपका फ़ोन कहाँ रीस्टार्ट होगा, वो तो चार्जर से वीपीएस बनना चालू हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में ये होता है कि कुछ सेकंड, मतलब कुछ सेकंड का मतलब 1 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं, सेकंड के अंदर ही, मिली सेकंड मान लो या माइक्रो सेकंड मान लो, जो भी है, तो जैसे ही ये क्या करेगा, आप बटन को बहुत देर तक प्रेस करते रहोगे तो इसको ग्राउंड से जोड़ देगा, ग्राउंड से ट्रिगर करा देगा। तो क्या होगा, फ़ोन तुरंत शॉर्ट सर्किट होगा और फ़ोन हो जाएगा रीस्टार्ट। अब ये फीचर इसके अंदर के मॉसफेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि ऐसे प्रक्रिया होती होगी, मैंने झांक के अंदर नहीं देखा, ठीक है। तो रीस्टार्ट होता है, तो ये 9 नंबर वाली बटन जो है वो इमरजेंसी रीस्टार्ट के लिए आपकी लगाई गई है, और इस बटन का नाम होता है क्यू ऑन, ठीक है, क्यू ऑन। इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के चलना। तो ये पूरे के पूरे 24 पिन थे, तो कोशिश यही थी कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ